फ्रेंड्स, एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर किसी ऑफिस, कंपनी और प्रोफेशन में यूज होता है। अगर आप कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं तो एक्सेल का आना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारा काम हम कर सकते हैं, डिफरेंट तरह का काम हम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं महावीर। एक्सेल सीखने में आपकी करूंगा मदद। यह 1 घंटे का वीडियो आपको इनिशियल लेवल पे एक्सेल की पूरी जानकारी देगा। इसमें मैंने 50 ऐसे फंक्शंस का यूज किया है और एक्सप्लेन किया है जो इनिशियली एक यूजर को आना चाहिए। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स होंगी, बहुत सारी टिप्स होंगी और शॉर्टकट कीज को भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, एक्सेल को अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, बेसिक लेवल पे सीखना चाहते हैं 1 घंटे के अंदर में, तो यह वीडियो है आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सेल को सीखना। दोस्तों, फटाफट से इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। ये होते हैं टैब्स। इसके अंदर में बहुत सारे टूल्स होते हैं अलग अलग टैब पे, जो कि ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। किसका क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली वो ग्रुप्स होते हैं। जैसे फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर ग्रुपिंग हो रखे हैं, जिसको इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस को देखना है तो आप नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी ग्रुप्स के अंदर में ये ऑप्शन बना हुआ है। इससे रिलेटेड जो भी मोर डिटेल्स होती हैं, ये फॉर्मेट सेल है, ये ओपन हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। ये है फार्मूला बार, जहाँ पर हम अपना फार्मूला लिखते हैं, फंक्शंस को लिखते हैं। यहाँ से हम कॉल कर सकते हैं क्लिक करके कि कौन सा फंक्शन और फार्मूला हमें यूज़ करना है। यहाँ से ओके और डिलीट कर सकते हैं उसे। यहाँ से हम रिबन को डिस्प्ले और हाइड करने के ऑप्शन आते हैं। यहाँ से ऑटो हाइड हो जाता है, यहाँ से शो हो जाता है, और यहाँ पर देखना है अगर हमें परमानेंटली तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये होते हैं स्क्रॉल बार्स, हॉरिजेंटल, और ये होता है वर्टिकल। ये होता है जूम करने के लिए। हम यहाँ से प्लस माइनस पे क्लिक करके इसको जूम कर सकते हैं, या फिर माउस से पिक करके भी आप जूम कर सकते हैं। 100% पे हम लोग काम करते हैं। एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, जो कि यहाँ से हम लोग उनको बनाते हैं और सर्च कर सकते हैं। न्यू शीट बनाने के लिए आप प्लस पे साइन करेंगे और उसका नाम ऑटोमेटिकली शीट 1 2 3 4 करके हो जाएगा। इन शीट्स को आप रीनेम कर सकते हैं, और ये काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम 2 बार क्लिक करें और पहले टैब पे जाएं और फिर टूल पे जाएं। हम सीधा यहाँ पर भी इनको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। फ्रेंड्स, एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मतलब कि इसमें जो डाटा एंटर करना होता है वो एक टेबुलर फॉर्म में करना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टेबल टाइप शीट्स हमारे साथ में बनी हुई है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सबसे टॉप में देख रहे हैं ABCD लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कॉलम्स। ये कॉलम्स की हेडिंग है, ABCD इस तरह से आगे चलता जाता है। जैसे ही Z आता है तो AB, AA, AB, AC इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 1 2 3, इनको कहते हैं रोज़। कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं एक स्प्रेडशीट में। कंट्रोल डाउन एरो की करेंगे तो आप सबसे नीचे चले जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कितनी सारी रोज़ यहाँ पर ऑलरेडी हैं। कंट्रोल प्लस होम पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप में आ जाएंगे। जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इनको कहते हैं सेल। इसके अंदर में हमें सभी वैल्यूज़ को इंटर करना होता है जिसको हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। इस सेल का एक नाम होता है। नाम इसका कॉलम प्लस रो को कंबाइन करके किया जा सकता है, जिसको हम यहाँ पर आकर देख सकते हैं। एक्सेल के सेल में वैल्यूज़ जो लिखी जाती है उनको डाटा टाइप्स कहते हैं। कई तरह के वैल्यूज़ को हम इंटर कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स। डेट्स को इंटर करने के लिए आपको डिफरेंट फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि हम 1-1- 2021 अगर हम लिखेंगे तो ये होगा 1 जनवरी 2021। टाइम को लिखने के लिए लिखना है 11:22 AM। अगर हम इंटर करते हैं तो एक सेल डाउन चले जाते हैं और ये टाइम फॉर्मेट में कंसिडर किया जाएगा। डेट और टाइम एक्चुअल में एक वैल्यू होती है, लेकिन डिस्प्ले के लिए इसका फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक डेट है, लेकिन इसका एक नंबर होगा। आप सिंपली होम टैब पे आएँ, नंबर्स के अंदर में यहाँ पर क्लिक करें, जनरल पे क्लिक करें तो ये इसका नंबर है। फॉर्मेटिंग के बारे में सीख लेते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग से पहले आपको सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी सेल को आप क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन एक रेंज को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली माउस से ही क्लिक करके रखें और माउस को बटन को रिलीज़ ना करें और नीचे करें तो ये रेंज को सेलेक्ट कर लेगा और इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। आप सेल को सेलेक्ट करें, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए भी आपके पास में डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। देन ये होता है बॉर्डर्स, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है बॉर्डर के। यहाँ से आप इसकी वैल्यू को सेल
फिल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर चेंज, फ़ॉन्ट को इंक्रीज़, यहाँ से डिक्रीज़, यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट के नंबर से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ये होता है अलाइनमेंट के लिए। अगर आप इसका एंड यहाँ से आप देखेंगे ये टॉप, मिडिल एंड ये डाउन, ये लेफ़्ट, ये सेंटर और ये राइट। यहाँ से आप इंडेक्सेशन को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं पैराग्राफिंग के लिए। और यहाँ से आप इसका सेल टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से आप ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज, ये जो भी आपको रखना है, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप वन बाय वन इनको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैप टेक्स्ट किस लिए होता है? जैसे कि ये एक सेल से ज़्यादा बाहर जा रहा है लेकिन हमें यहीं पर इस वैल्यूज़ को दिखाना है इसी सेल के अंदर में, तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है एक ही सेल के अंदर में फिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मर्ज एंड सेंटर के लिए अगर आपकी वैल्यूज़ 2-3 सेल को मर्ज करना है, जैसे कि इन सभी सेल्स को मैं मर्ज करके एक ही सेल बनाना चाहता हूं, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये एक ही सेल की तरह काम करेगा और इसमें आपकी सभी वैल्यूज़ को आप यहां पर लिख पाएंगे। कट कॉपी पेस्ट के बारे में सीख लेते हैं। हमारे पास में एक टेबल है शीट 5 में, एक शीट ऐड की हमने यहाँ से क्लिक करके शीट 5 पे गए। ये डाटा मुझको यहाँ पर मूव करना है तो इसके लिए आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल को सेलेक्ट करने के लिए या फिर एक रेंज ऑफ को सेलेक्ट करने के लिए कई मेरे पास में ऑप्शंस हैं। शिफ्ट राइट एरो की से 1 करेंगे तो एक सेल होगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल साथ में प्रेस कर लेंगे तो एक साथ में ही पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। अगेन बताता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की देन डाउन एरो की, डाटा सेलेक्ट। फिर से आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी या फिर आप होम टैब से कंट्रोल यहाँ पर आएंगे, कॉपी कर सकते हैं। देन पर्टिकुलर शीट पे जाएं या फिर प्लेस पे जाएं उसी पर्टिकुलर शीट में ही और सेल को सेलेक्ट करें जहाँ पर आपको पेस्ट करना है। आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इसके जो सेल्स हैं, कॉलम्स हैं, उनकी विड्थ जो है एडजस्ट नहीं हुई है। कहीं भी क्लिक करें, पहले तो डीसेलेक्ट करें डाटा को, उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉलम्स के बीच में जाएं और यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो आप देखेंगे ये ऑटो फिट हो गया है। अगर आपको मैनुअली करना है तो आप यहाँ से सिंपल माउस से इसको लेफ़्ट क्लिक करके इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिमिलर तरीके से आप रोज़ की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मूव करने के लिए आप माउस से लेफ़्ट क्लिक करके और इसको सेलेक्ट करेंगे डाटा को और तब रिलीज़ करेंगे। इस तरह से भी सेलेक्ट हो गया है। अब इसको आप कंट्रोल एक्स या फिर कट कर सकते हैं। अगर आपको डाटा को मूव करना है तो आप कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से क्लिक करेंगे और कहीं दूसरी जगह सेल पे जाके आप कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो डाटा मूव हो जाएगा। मूव करने के और भी ऑप्शन है। आप यहाँ पर जो बॉर्डर है इस पे लेके आएंगे माउस को और यहाँ से आप पिक करेंगे माउस के थ्रू और इसको मूव कर सकते हैं। सिंगल सेल को भी इसी तरह से आप मूव कर सकते हैं या फिर कट और पेस्ट कर सकते हैं। तो कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कहीं भी जाकर आप इस तरह से इस पे वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लिपबोर्ड। इसमें बचता है फॉर्मेट पेंटर। लेट्स सी मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग किया, ये इस तरह से फॉर्मेट है। मैं चाहता हूँ एक ही साथ में ही ये सारा काम हो जाए तो मैं उस पर्टिकुलर जो फॉर्मेटेड सेल है उस पे उसको सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और जिस भी सेल को मुझे उस तरह से फॉर्मेट करना है उसको क्लिक कर दूंगा या फिर पूरी की पूरी रेंज पे जाके सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये जो फॉर्मेटिंग है ऑटोमेटिकली इस तरह से हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ना कि किसी वैल्यू को। किसी भी सेल की वैल्यू को अगर एडिट करना है तो सेल को सेलेक्ट करें, F2 प्रेस करके आप बैक स्पेस से उसे डिलीट कर सकते हैं या फिर डिलीट बटन का यूज़ करते हुए एडिट कर सकते हैं। आप उस पर फार्मूला बार पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं या फिर उस पर डबल क्लिक करें सेल वैल्यू पे तो कर्सर को जहां मर्जी ले जा सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सीरीज़ डालनी है, जैसे कि यहाँ पर ये लिस्ट है, इसमें हम सीरियल नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर, इसको कॉपी पेस्ट करके हम लोग फिट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर डालना है 1 2। ये तो हमारे पास में सिर्फ 10 लाइन है, लेकिन अगर 1000 लाइन हो तो टाइप करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन हमें ये सीरीज़ यहाँ पर डालनी है तो एक्सेल में बहुत ही अच्छा फार्मूला है, फंक्शन है, ऑप्शन है। आप जस्ट 1 और 2 को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन, इस पर पकड़ के इसे आप ड्रैग कर देंगे, अंडू कीजिए
या फिर इस पर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंटल सीरीज़ में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर ये आपको इंक्रीमेंटल नहीं चाहिए, 1 और 2 नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर स्टार्ट किया 4, 7, मतलब कि इसमें 3 प्लस हो रहा है 10, तो ये एक सीरीज़ बन रही है। इसको आप सेलेक्ट कीजिए तीनों को और यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर एवरी टाइम 3 ही ऐड होगा और एक अलग सीरीज़ बन जाएगी। सिमिलर तरीके से ही आप यहाँ पर मंथ को भी सीरीज़ बना सकते हैं। ऐसे ही डेट्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि हमने लिखना है यहाँ पर जनवरी, यहाँ लिखा फरवरी, इंटर कीजिए, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और जब इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, नीचे तक ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे दिसंबर तक आ गया। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, ऑटो फिल ऑप्शंस। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको मंथ फिल करना है। अगर डेट की होगी यहाँ पर तो इसमें ईयर भी आपको दिखाई देगा, डे भी दिखाई देगा, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर फिल सीरीज़ का। एक्सेल में डाटा एंट्री के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर आप, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर आप इसको फीड कर सकते हैं। टैब प्रेस करते जाएंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर वापस देखिए कॉलम फर्स्ट में आ जाएगा। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है यहाँ पर करने का, जिसको हम कस्टम फॉर्म्स के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन रिबन में बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, इसको आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, मोर कमांड्स पे जाएं, देन यहाँ पर कमांड्स नॉट इन द रिबन, इस पे आएँ और F से सेलेक्ट करें फॉर्म्स, इसे सेलेक्ट करें और इसे ऐड करके इसको ओके कर दें। यहाँ पर ये फॉर्म तैयार होगा। अब आपको कहीं भी इस पूरे टेबल में या जो भी आपने टेबल बनाई है वहाँ पर कर्सर को रखना है, किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करना है और फॉर्म पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो हेडिंग थी वो बन गई हैं, कॉलम्स के नेम, रीजन, कंट्री, आइटम कोड, और यहाँ पर आप सभी डेटा को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करना शुरू करेंगे आप देखेंगे नई रो ऐड हो जाएगी। एशिया, टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट साइड पे आने के लिए। यहाँ पर क्लॉथ्स, ऑनलाइन, एम, डेट आप डाल सकते हैं यहाँ पर, देन यूनिट्स कितनी सेल हुई हैं वो डालेंगे और एंट्री करेंगे। आप देखिए जैसे आपने एंटर प्रेस किया यहाँ पर न्यू लाइन ऐड हो गई है। आप प्रीवियस लाइन पे जाके कोई भी अगर इसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिटिंग भी आप इजीली कर सकते हैं। अब जैसे एंटर करते हैं तो डाटा सेव हो जाता है। अलग अलग सिचुएशन पे हमें डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए होता है नंबर्स का, तो नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में भी सीख लेते हैं। इनको मान लेते हैं ये नंबर्स है मेरे पास में, जनरल में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप होम टैब पे आके। इसको किस किस फॉर्मेट में हम लोग सेट कर सकते हैं वो सीख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है होम टैब से नंबर्स पे आके जनरल पे क्लिक करें और यहाँ पर जनरल, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, ये 4 या 5 है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से ये जनरल पे आएगा और बाकी जो हैं नंबर्स यहाँ पर से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको 1000 का सेपरेटर चाहिए, कितना डेसिमल प्लेसेस चाहिए, यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। इसमें से अगर नेगेटिव है तो ये रेड का दिखाना चाहिए या इस तरह से दिखाना चाहिए। कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये आ गई है, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो इसको एडिट कर सकते हैं। पहले सेल को सेलेक्ट करें, सबसे यहाँ पर क्लिक करें, पहले पे माइनस करें और इंटर करें। ये वैल्यू माइनस होते ही यहाँ पर ये रेड कलर में दिखाई दे रही है। इसके कुछ और भी फॉर्मेट्स हैं तो आप राइट इसको सेलेक्ट करें, रेंज को राइट क्लिक करें और यहाँ से फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें। ये अलग ऑप्शन है जाने का। इसको अगर मैं करेंसी में देखना चाहता हूँ तो करेंसी पे क्लिक करें। ये यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट रुपीज़ में रहेगी अगर आपने इंडियन रीजन को सेलेक्ट किया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और भी अगर इसमें करेंसी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सभी कंट्रीज़ का करेंसी का सिंबल मिल जाएगा। अगर अकाउंटिंग पे आप करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मेट को सेलेक्ट करें और ओके प्रेस करें। यहाँ देखिए रुपीज़ आ गया है। हमें डाटा को शॉर्ट भी करना पड़ सकता है जब हमारे पास में टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म से मतलब है कि डाटा का कोई ना कोई हेडिंग होना चाहिए इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अदरवाइज़ वो कॉलम का जो नेम है बाय डिफ़ॉल्ट उसी को ही हेडिंग मान के ले लेता है।
तो हमको पहले डाटा को सेलेक्ट करना है। अगर टेबल छोटी है तो इजीली सेलेक्ट की जा सकती है, या फिर कहीं भी आप अगर टेबल में क्लिक करेंगे, किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे, डाटा पे आएंगे और यहाँ से शॉर्ट, अगर आपको ये एडवांस में नहीं देखना है, आपको सिंपली चाहते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, तो आप सिंपली ये जो ऑप्शन है A to Z इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन किस कॉलम से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं वो वाला सेल पे, वो वाले कॉलम में कोई भी सेल को सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैं डेट पे करना चाहता हूँ तो इस पे सेलेक्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो सारा का सारा डाटा ऑटोमेटिकली इस कॉलम से असेंडिंग में हो जाएगा। मतलब कि छोटी वैल्यू सबसे ऊपर रहेगी, बड़ी वैल्यू सबसे बाद में आएगी। यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू ऊपर आ रही है क्योंकि ये नेगेटिव में है, बाकी सब इंक्रीमेंट होता जा रहा है। सिमिलर तरीके से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आपको यहाँ पर किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है और शॉर्ट पे क्लिक करना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये डाटा सेलेक्ट नहीं होता है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसको क्लिक करें ऑप्शन पे तो ये आपको विंडो दिखाई देगी। अगर आपके कोई भी हेडिंग नहीं है, आप चाहते हैं कि ये भी जो है डाटा का पार्ट है, हमारे कॉलम का हेडर नहीं है, तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। तो ये एज ए ये हेडर ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये एज ए वैल्यू ट्रीट की जाएगी। लेकिन हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने जो भी डाटा है उसका हेडर बनाएं। उसके बाद में किस कॉलम से आपको ये डाटा शॉर्ट करना है पहले उसको सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप देखेंगे सभी जो भी हेडर्स हैं वो आ रहे हैं। जैसे हम कंट्री से पहले शॉर्ट करना चाहते हैं, सेल वैल्यू को हम शॉर्ट करना चाहते हैं, कलर से भी कर सकते हैं, फॉन्ट कलर से भी कर सकते हैं, और भी ये कुछ एडवांस ऑप्शन है जो हम दूसरे किसी एडवांस टॉपिक वाले वीडियो में सीखेंगे। आप इसको असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग, वो इससे भी ज़्यादा अगर आप इसको लेवल देना चाहते हैं तो ऐड लेवल पे क्लिक करें। जैसे पहले हम चाहते हैं कि रीज़न वाइज ये शॉर्ट हो, उसके बाद में हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर की जो डेट है उससे शॉर्ट हो, ओल्डेस्ट पहले आए न्यूएस्ट बाद में आए, इस पर क्लिक करें। आप देखेंगे सबसे पहले ये रीज़न यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, इसमें भी हम कुछ लिख देते हैं एशिया। फिर से वापस आइए, ये देखिए कंट्री, सॉरी हमने यहाँ पे कंट्री से किया हुआ है, और इसको आप A to Z कर दीजिए और इसको ओके कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर कंट्री A वाली पहले आ रही है, B C B D G इस तरह से आ रहा है, और ऑर्डर की जो डेट है वो पहले A के साथ में आ रही है और असेंडिंग ऑर्डर में ये आ रही है। तो इस तरह से आप शॉर्टिंग ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम मेरे सबसे पसंदीदा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस और फार्मूला। सबसे पहले हमें कुछ ऑपरेटर्स को समझना पड़ेगा। जैसे आपने सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है कि कुछ उसमें ऑपरेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो डिनोट करते हैं पर्टिकुलर एक्शन को। जैसे ऐसे ही एक्सेल के अंदर में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस एडिशन करने के लिए, माइनस सब्सट्रैक्शन, स्टार मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीज़न के लिए होता है, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। फंक्शंस और फार्मूला में थोड़ा डिफरेंट होता है। फार्मूलाज जो हम बहुत सारे फंक्शंस को या फिर नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं उनको हम फार्मूला कहते हैं। एक्सेल के अंदर में इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा। कोई भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो इक्वल्स टू से स्टार्ट करना पड़ता है। हमें सबसे पहले अगर एक्सेल को बताना है कि अब हम इसमें सिर्फ टाइप नहीं कर रहे हैं, एक एक्सेल में एज ए टेक्स्ट किसी नंबर को नहीं लेना है, उसको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एक्सेल को हमें बताना पड़ेगा। एक्सेल को बताने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल्स टू को टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल 1 + 1 करना चाहता हूँ, कैलकुलेटर में जैसे हम करते हैं, तो यहाँ पर मैं इक्वल लिखूँगा 1 + 1, प्रेस इंटर, तो ये एज ए कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर 2 आ गया है। इसमें कोई भी अगर मैं चेंजेस करना चाहता हूँ तो सिंपल F2 प्रेस करूँगा, यहाँ पर 2 + 2 इंटर 4 आएगा। तो एक्सेल को पता चल गया कि इक्वल्स टू यूज़र ने लगाया है तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अगर आप इक्वल्स टू को हटा देंगे तो ये एज ए टेक्स्ट यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा और कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। नेक्स्ट रेफरेंस कैसे लेते हैं। अभी हमने इसी सेल में डायरेक्टली इनपुट किया था वैल्यूज़ का कि 2 + 2 4 हो जाना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल में 2 + 2 लिखा हुआ है, हम इसका रिज़ल्ट यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, और हम जब भी यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए। इसके लिए सिंपल आपको करना है इक्वल और क्लिक करना है उस पर्टिकुलर सेल पे जहाँ पर आपका फर्स्ट रेफरेंस है।
आप यहाँ पर देखेंगे G3 लिखा आ गया है। अगर ये सेल सेलेक्टेड है तो यहाँ पर इसका नाम देखेंगे G3 है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू यहाँ से कंसिडर किया जा रहा है। अब आप प्लस साइन दबाएंगे और दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर वैल्यू है और आप एंट्री कर देंगे तो भी वैल्यू 4 ही आएगा। लेकिन अब हमें बार बार में इस सेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, F2 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी हम इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को चेंज करेंगे, यहाँ की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसे 5 + 5 यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली चेंजेस होते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं रेफरेंस लेके, किसी सेल का रेफरेंस लेते हुए हमने कोई वैल्यू की है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट करिए और यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको बताते हैं फंक्शन के बारे में। हमने अभी फार्मूला यूज़ किया, अब हम एक फंक्शन को यूज़ करेंगे सम करने के लिए, टोटल करने के लिए। तो यहाँ पर इक्वल्स टू लिखेंगे और हम टाइप करेंगे SUM। आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट आ रही है। FX का मतलब है फंक्शन। जो भी फंक्शन SUM से स्टार्ट होते हैं वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। या फिर किसी भी फंक्शन में अगर SUM लिखा हुआ है तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे D SUM M SUM, इस तरह से। अब इसके अंदर में इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसके अंदर में आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि अभी हमें एक्सेल को बताना है कि हम सम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, इक्वल्स टू लिखा, सम लिखा, टैब प्रेस करेंगे। जब आप सम आपने कंप्लीट लिख लिया तो ये देखिए SUM को हमें यूज़ करना है, हमें इसका पता होना चाहिए किस फंक्शन का क्या यूज़ है। तो सम फंक्शन का यूज़ है कुछ वैल्यूज़ को सम करना। इस पर आप या तो डबल क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से टैब प्रेस कीजिए। तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है। तो अब मुझे बताना है कि मुझे कुछ वैल्यूज़ का सम करना है। इसमें आप देखेंगे ये आ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे सो एंड। आपको कितने सारी वैल्यूज़ का सम करना है वो यहाँ पर देना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे नंबर 1 यहाँ पर इसका लिंक दे दूँगा, तो G3 दे दिया। अब यहाँ पर मुझे प्लस नहीं करना है। सेकेंड आर्गूमेंट में आप देखेंगे यहाँ पर कोमा आ रहा है, तो हम कोमा प्रेस करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू आप यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे G4 आप लिखेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू को ले लिया जाएगा और यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 आ गया है। 5 + 5 = 10। ऊपर की वैल्यू को अगर आप चेंज करते हैं तो नीचे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगर आपके पास वैल्यूज़ इस तरह से लिखी हुई हैं तो आप फंक्शन को भी या जो भी आपने फार्मूला लगाया है उसको कॉपी कर सकते हैं और जो उसकी रेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाती हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके जो भी आप करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं इन सभी का सम एक साथ हो जाए, तो आप सिंपली इसको करें कॉपी, रेंज को सेलेक्ट करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें Ctrl+V। तो आप देखेंगे सभी का जो टोटल है, F2 प्रेस करके आप देखिए इनकी जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। तो जब हम किसी फंक्शन को या फार्मूला को कॉपी करते हैं तो उसकी रेंज भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट रहे, जैसे कि मुझे इंटरेस्ट कुछ कैलकुलेट करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये सम तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिख दी है 5, मैं चाहता हूँ जैसे कि इसमें हम चेंज करना चाहते हैं, इसमें हम 5 को प्लस करें और इन सभी में भी 5 प्लस होना चाहिए। तो सबसे पहले F2 प्रेस करके आप ऊपर वाले की रेंज दे दीजिए, रेफरेंस दे दीजिए, कोमा प्रेस कीजिए और यहाँ पर इसको रेंज दे दीजिए। लेकिन इस बार मैं यहाँ पर F4 प्रेस कर रहा हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर डॉलर आ गया है। तो मैंने जो ये रेंज है G1 ये कांस्टेंट बना दी है, मतलब कि जब कभी भी इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट किया जाएगा आगे कहीं भी, तो जो भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी, जिसके सामने डॉलर नहीं लगा हुआ था, वो चेंज होगी और जिसके सामने डॉलर लगा हुआ है वो चेंज नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर आएंगे F2 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो दो रेंजेस हैं वो तो चेंजेस हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन 5 सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पर भी देखिए 5 सेम टू सेम रहेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। जैसे कि अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग जगह पर और इंटरेस्ट रेट को हम एक जगह कहीं डालना चाहते हैं और बार बार में ऑटोमेटिकली वहीं से ही वो कंसिडर किया जाए, तो हम इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने एडिशन और सम कर लिया है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मैंने ली हैं, सिंपल इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पर हम एक रेफरेंस देंगे
माइनस, इंटर करेंगे, इक्वल, इसका साइन देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अगर कोई भी मिस्टेक होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, तो वो आपको बताएगा एक्सेल, वी फाउंड ए टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू, तो वो एग्जैक्टली ठीक कर देगा। और इस पर येस कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपने बाई मिस्टेक लिखा है, तो वो करेक्शन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देन हम करेंगे डिवीज़न एंड इसको इंटर कर देंगे। तो ये सभी फार्मूला हमने यूज़ कर लिए हैं। ये जो ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल फंक्शंस जैसे कि इफ़ एल्स, जहाँ पर मुझे कुछ कंपैरिजन करना होता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा, जो कि हम आगे वीडियो में अभी जानेंगे। अब हम फंक्शंस के बारे में लर्न कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फार्मूला टैब पे आएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे इस रिबन में ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर कोई मुझे फंक्शन को इंसर्ट करना है तो सेल को सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये इंसर्ट फंक्शन की विंडो आ जाएगी। इसके बारे में अभी बात करेंगे, इसको फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटो सम अगर कुछ करना है तो ये क्विकली हमें जो सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज़ करना होता है वो सम करना होता है, एवरेज। क्विकली कोई भी रेंज का अगर हम करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सभी फंक्शंस की एक ग्रुपिंग कर दी गई है जिसको उनको आइडेंटिफाई करना और ढूंढना बहुत आसान हो। ये वाले ऑप्शन में आप देखेंगे रिसेंटली कोई भी अगर हमने यूज़ किया है तो वहाँ पर हमें 10 जो फंक्शंस हैं रिसेंटली हमने यूज़ किए हैं वो आ जाएंगे। फिर फाइनेंशियल फंक्शंस, लॉजिकल, टैक्स से रिलेटेड, डेट एंड टाइम से रिलेटेड, लुकअप एंड रेफरेंसेस से रिलेटेड, मैथ, मोर फंक्शंस और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। सभी को इस वीडियो में कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल है, हम ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे बना रहे हैं, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि किस तरह से फंक्शंस फार्मूला काम करते हैं। आगे भी हम वीडियो इस तरह से बनाएंगे, और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और हमारे वेबसाइट पे vtutorial.com पे एडवांस एक्सेल का ऑलरेडी कोर्स बना हुआ है, तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो ये तो थे फंक्शन, जो लाइब्रेरी है वो हमने आपको बताया। यहाँ पर कुछ हम अपने भी फंक्शन बना के उनका डिफ़ाइन कर सकते हैं उनको। यहाँ पर कुछ और ऑडिटिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं और ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूला की ऑडिटिंग करने का ऑप्शन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमें सम को यूज़ करना है, हमें यूनिट जितनी सेल हुई है उनका टोटल सम यहाँ पर लेके आना है, तो आप सिंपली इसमें अगर सम लिखेंगे और यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे तो सम में जहाँ भी ये सम लिखा होगा जिस भी फंक्शन के अंदर में वो यहाँ पर आ जाएगा। इस पर आप सेलेक्ट करके जिसको भी आपको यूज़ करना है ओके प्रेस कीजिए, और फर्स्ट में ऑटोमेटिकली ये एक रेंज हमें दिखाएगा। इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक्सेल का, वो हमें शो करेगा कि किस रेंज को आप लेना चाहते हैं। तो ये रेंज दिखा रहा है H4 से लेके H18, H4 से लेके H18 तक का सम आप चाहते हैं क्या, तो ये रेंज हमें यहाँ पर इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें मैनुअली कोई रेंज देनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और इस तरह से आप माउस के थ्रू उसको सेलेक्ट कर लें, रेंज को इंटर करें। इंटर करने के बाद में आप दूसरी रेंज भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ही आप दूसरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे तीसरी आ जाएगी, चौथी, पाँचवीं, कितनी भी आप नंबर ऑफ़ रेंजेस यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो हम सिर्फ एक ही रेंज को करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको करके हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये इनका टोटल आ जाएगा। होम पे जाइए, इसको बोल्ड कर लीजिए, या फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टाइल्स डिफाइन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हो रखी है। आपको जो भी ठीक लग रही है कि कौन सा आपके मतलब को फुलफ़िल करती है, आपके पर्पस को, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है तो और इसको बोल्ड भी आप कर लीजिए। तो इस तरह से आप फंक्शंस फार्मूला का रिबन पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ परसेंटेज अगर हमें निकालनी है कि अगर कोई गोल है वो एक्चुअल इतना हुआ है तो कितना परसेंटेज हमने अचीव कर लिया है, उसको किस तरह से निकालते हैं। उसको हम एक्चुअल को हम गोल से डिवाइड कर देते हैं। वो कैसे किया जाएगा, यहाँ पर इक्वल एक्चुअल का रेफरेंस देंगे, देन बैकस्लैश एंड गोल से डिवाइड करेंगे, इंटर करेंगे। अगर ये परसेंटेज में नहीं आ रहा है तो आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, तो ये जो फंक्शन है, जो भी फार्मूला है, वो ऑटोमेटिकली नीचे तक
कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर हम फर्स्ट में देखेंगे तो ये 31% अचीव हो चुका है, ये 20%, ये 70% और ये ऑलमोस्ट 95% अचीव हो चुका है। ये वहाँ पर तो अलग अलग गोल था, लेकिन अगर कोई कॉमन गोल दिया गया, सभी रीजन्स को एक कॉमन गोल दिया गया कि 1,50,000 की सेल की जाएगी, एक्चुअल कितना हुआ है उसकी अगर परसेंटेज निकालनी हो तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। इक्वल्स टू में हम एक्चुअल का रेफरेंस देंगे डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम कॉमन गोल को देंगे, लेकिन इस बार क्योंकि हमें फंक्शन को, फार्मूला को कॉपी करना है और कांस्टेंट रखना है B3 जो कि कॉमन गोल है, तो इस बार हम F4 कर देंगे और इंटर करेंगे। वापस से यहाँ पर आएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर F2 प्रेस करके देखेंगे कि सभी में कॉमन गोल तो चेंज नहीं हुआ है, रेंज सिर्फ यहीं पर चेंज हुआ है। अब हम रनिंग सम करना सीखते हैं। फ्रेंड यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ वाइज टोटल यूनिट कितनी सेल की गई हैं वो दिया गया है, हमारे पास है, लेकिन हमें रनिंग सम करना है। मतलब कि जनवरी में कितना हुआ, जब फरवरी में आएंगे यहाँ पर तो इन दोनों का टोटल होना चाहिए, मार्च में आएंगे तो कितना होना चाहिए। इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको कहीं भी ये बताया नहीं जाएगा। आपको इक्वल्स टू लिखना है, एक्सेल को बताना है कि फंक्शन स्टार्ट है, यहाँ से लिखना है आपको सम, टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करके आपको C3 को सेलेक्ट करना है और इस बार इसको कांस्टेंट कर देना है F4 दबा के। देन आपको इन्वर्टेड कोमास लिखना है, इसको आप हटा सकते हैं और वापस से यहाँ पर आके F4 दबा दीजिए। अगर वो हट गया है तो यहाँ पर F4 दबा दीजिए, अंत में आके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर कीजिए और इस फंक्शन को कॉपी कीजिए और नीचे तक पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ये सारा का सारा जो रनिंग टोटल हो रहा है आप चेक कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए सेकंड को, तो देखिए नीचे यहाँ पर 282 आ रहा है। फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए, 3 पे जाइए, 4 पे जाइए, 5 पे जाइए, किसी भी तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब का अगर टोटल करेंगे तो 1412 आएगा। तो इस तरह से इस स्मॉल ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का प्राइस जो इंक्रीज़ हुआ है उसको निकालना है, यहाँ पर हमें डिस्काउंट निकालना है। सिंपल फार्मूला को लगाना है, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल इंटर, 120%। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये प्लस करने की बजाय हम इसको करेंगे माइनस, कंट्रोल प्लस इंटर और ये देखिए माइनस। चेक कर सकते हैं 500 का 10% 50 रुपीज़ माइनस करके 450 हो गया, यहाँ पर सीधा 120 हो गया 20% इंक्रीज़ करने के बाद। देखिए हम जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस आते हैं, तो उसको किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे, इक्वल्स टू दिस रेफरेंस डिवाइडेड बाई दिस रेफरेंस। तो ये राउंड ऑफ करना है हमें, यहाँ पर डेसिमल प्लेस में आ गया है, तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास में, इक्वल्स टू राउंड, टैब प्रेस करेंगे, नंबर। अब हमें यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो करनी है, तो कैलकुलेशन होगी ये डिवाइडेड बाई I4, देन कोमा, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे हमको ज़ीरो करना है, तो हमें ये ज़ीरो ही करना है। यहाँ पर इंटर कीजिए, अब देखिए यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है और यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, सभी नंबर्स में यहाँ पर ज़ीरो ही आएगा। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो सभी में डेसिमल प्लेसेस होगा। ये देखिए मैंने साइड में यहाँ पर भी डिवाइड किया है, सभी में डेसिमल प्लेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसके लिए आप राउंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम काउंटिंग के बारे में सीखेंगे कि एक्सेल में काउंटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उनके पास है, कौन सा एग्ज़ाम उन्होंने ले लिया है, उसका क्या रिज़ल्ट रहा है, कौन सा एग्ज़ाम अभी रह गया है और उसका रिज़ल्ट आना भी बाकी है। ये मेरे पास में एक डाटा शीट है, यहाँ से मेरे को डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि इस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम ले चुका है, कौन कौन सा एग्ज़ाम वो दे चुका है, किस किस का एग्ज़ाम अभी बाकी है, और यहाँ पर स्टूडेंट पास हो चुका है किस किस एग्ज़ाम में। तो मैथ में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, इंग्लिश में कितने हुए, आर्ट्स में कितने हुए हैं,
तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो कि है काउंट। काउंट के 3 वेरिएंट हैं। पहला है काउंट, आप ध्यान रखेंगे इक्वल्स टू लिखेंगे, एक्सेल को बताएंगे कि हम यहाँ पर टाइप नहीं कर रहे हैं, हम एक कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे COUNT काउंट। अब आप देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन आ रहे हैं, काउंट, काउंट एक, काउंट ब्लैक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काउंट से, टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद ये रेंज हम यहाँ पर दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और कंट्रोल इंटर करेंगे। तो कंट्रोल इंटर करने से क्या होगा कि जो कर्सर है वो उसी सेल में ही रह जाएगा और वही सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर आपने देखा काउंटिंग हुआ, आपने देखा यहाँ पर हमने F2 प्रेस करके जो रेंज है ये है, यहाँ पर 4 जगह वर्ड लिखे, टेक्स्ट लिखा हुआ है, 4 सेल्स में वैल्यू डला हुआ है, एक ब्लैंक है। तो इसने सिर्फ जो काउंटिंग किया है वो 2 किया है। अब देख रहे हैं, इसको कॉपी करिए और थोड़ा सा पेस्ट करके देखते हैं आगे कि इसका एक्चुअल में रिजल्ट क्या आ रहा है, तो हम उसे समझ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जहाँ भी नंबर था 1 1 उसको काउंट किया है, यहाँ पर भी 1 1 को काउंट किया है, और यहाँ पर भी 1 1 को काउंट किया है, 4 टाइम्स है। टेक्स्ट को ये काउंट नहीं कर रहा है, जहाँ पर ब्लैंक है उसको भी काउंट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि काउंट फंक्शन कहीं भी अगर नंबर होंगे उस सेल में, उन सेल्स को काउंट कर लेगा। अगर यहाँ पर आप 2 भी लिख देंगे ना तो तभी भी वो काउंट किया जाएगा। यहाँ सम नहीं हो रहा है, आप उसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स मैथ में पास हुए हैं, यहाँ पर 3 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं, यहाँ पर 4 स्टूडेंट साइंस में पास हुए हैं, और हिस्ट्री में 1 ही पास हुआ है। अब हमें देखना है कि एग्ज़ाम्स टेकन बाय ईच स्टूडेंट। यहाँ पर ये स्टूडेंट ने एग्ज़ाम किया और रिजल्ट आया फेल, तो एग्ज़ाम तो दिया है ना उसने, साइंस में भी दिया है, लेकिन 2 में नहीं दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट 2 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट ए को यूज़ करेंगे, रेंज देंगे, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल इंटर। जो ब्लैंक को काउंट नहीं किया गया है, चाहे टेक्स्ट हो चाहे कोई भी वैल्यू हो सेल में, उसके लिए हमें काउंट ए का यूज़ करना है। अब काउंट ब्लैंक की बारी है, टैब प्रेस करें, किसी पर्टिकुलर रेंज में कितने सेल ऐसे हैं जो कि ब्लैंक हैं। यहाँ पर देखिए 0 आया है, तो एग्ज़ाम्स 5, जो स्टूडेंट नंबर 5 है उसने सभी एग्ज़ाम दे दिए हैं, इसने 2 1 1 2। तो होपफुली गाइस काउंट वाला भी क्लियर हो गया होगा फंक्शन। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट फार्मूलाज की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 टेक्स्ट लिखे हुए हैं अलग अलग सेल में, हमें इनको ज्वाइन करना है और बीच में स्पेस देना है। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, हमें इनका फुल नेम बनाना है। तो किस तरह से करेंगे, विदाउट एनी इनबिल्ट फंक्शन हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इक्वल्स टू से स्टार्ट करेंगे, देन हम रेफरेंस देंगे इसका, एंड इसके बाद हम लोग M% लगाएंगे। M% के बाद में आप डबल कोटेशन मार्क देंगे, एंड देन स्पेस, देन डबल कोटेशन मार्क, एंड अगेन हम लोग M% लगाएंगे और लास्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। आप देखेंगे दोनों टेक्स्ट ज्वाइन हो गए हैं। यहाँ पर M% हमने इसलिए लगाया क्योंकि जब हम कोई भी फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं या यूज़ करते हैं एनी फार्मूला, तो हमें M% का यूज़ किया जाता है। और हमें एज अ टेक्स्ट लिखना था, जो स्पेस है वो भी एक ऐसा टेक्स्ट होता है, एक कैरेक्टर होता है एक्सेल के अंदर में, तो उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को। इसके लिए हमने इन्वर्टेड कोमास को यूज़ किया है। अब सिंपली आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और तैयार। टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए हम एक बहुत ही नया फंक्शन है जो एक्सेल 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया है, टेक्स्ट ज्वाइन के नाम से। इससे पहले हम लोग कॉन्केटनेट को यूज़ करते थे, लेकिन अब हम कॉन्केटनेट को यूज़ नहीं करेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन जो कि बहुत ही बेस्ट फार्मूला है, बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन को सेलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। पहला आर्गुमेंट है डिलीमीटर। डिलीमीटर से मतलब है कि हम जो इन दोनों को ज्वाइन करेगा उसके बीच में क्या लगाना चाहते हैं। हमें कोमा लगाना है, स्पेस लगाना है, या फिर कोई कैरेक्टर यहाँ पर डिफाइन करना है, कुछ नाम लिखना है। हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं जो दोनों के बीच में आना चाहिए।
इस केस में हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्पेस आ जाए, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डबल कोटेशन मार्क में आपको स्पेस लिखना है, देन कोमा। सेकंड पूछता है कि क्या इम्प्टी सेल को इग्नोर कर दिया जाए या इम्प्टी सेल्स को भी लिया जाए। यहाँ पर जैसे ये इम्प्टी सेल आएगा इस वाले में, तो क्या इसको कंसिडर करे या ना करे। अगर कोई भी इम्प्टी सेल आए तो आप इसको ट्रू रखें, क्योंकि जब कभी भी कोई इम्प्टी सेल होता है तो उसको वो कंसिडर ही ना करे, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। सेकंड है टेक्स्ट 1 2 3, कितने भी एनी नंबर ऑफ टेक्स्ट आप इसमें दे सकते हैं। आप इसमें एक रेंज भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने एक रेंज को डिफाइन कर दिया, और ब्रैकेट को क्लोज करें, कंट्रोल प्लस एंटर करें, यहाँ से आप इस पर डबल क्लिक करें या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और आप देखेंगे सभी नाम जो हैं वो ज्वाइन हो गए हैं बड़ी आसानी से। टेक्स्ट लिखा होता है, लाइन लिखी होती है, हमको इनको कन्वर्ट करना होता है अपर, लोअर और प्रॉपर। जो मैंने नाम लिया है वही फंक्शंस के नाम हैं। जैसे ये सब लिखा हुआ है कैप्स में, मुझे इसको लोअर में करना है, तो यहाँ पर होगा लोअर, रेफरेंस दे देंगे, टैब प्रेस इंटर। देखिए सारा सेंटेंस लोअर में हो गया। ये लोअर में है, मुझे अपर में करना है। देन ये लिखा हुआ है प्रॉपर मतलब कि जो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड है वो कैप्स में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये चेंज किया हुआ है, मैं इसको रेफरेंस में देता हूँ, तो इसका जो फंक्शन है वो है प्रॉपर, और यहाँ से हम इस लाइन को रेफ़र कर देंगे, कंट्रोल इंटर, और ये देखिए हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस या वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें अनवांटेड स्पेस होता है। जैसे यहाँ पर कुछ मेरे पास में लाइंस लिखी हुई हैं और अनवांटेड स्पेस है, मुझे इसको दूर करना है। एक तरीका है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँ, इसको एडिट करूँ और 1 बाय 1 हम लोग डिलीट करें। लेकिन अगर 2-3 सेल हैं तो ओके है, लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स हैं और बहुत सारा डाटा है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए फंक्शन है ट्रिम, इक्वल्स टू ट्रिम, रेफरेंस दीजिए, इंटर कीजिए, कॉपी एंड पेस्ट, और देखिए सारे अनवांटेड एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से गायब हो गए हैं। समटाइम्स हमारे पास में कुछ टेक्स्ट होता है, उसमें से हमें पार्शियली उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर 9 डिजिट का यूएस के कुछ जिप कोड्स लिखे हुए हैं, जिसमें से मुझे 5 डिजिट का पोस्टल कोड जो है, जो फर्स्ट 5 डिजिट्स हैं वो मुझको एक्सट्रैक्ट करना है। ऐसे ही यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है विदाउट द एरिया कोड। तो किस तरह से करेंगे, इक्वल्स टू, हमें लेफ़्ट साइड के 5 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो बहुत ही आसान फंक्शन है लेफ़्ट, टैब प्रेस करें, टेक्स्ट का रेफरेंस दें, कोमा प्रेस करें, सेकंड आर्ग्यूमेंट्स हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करना है। सो हमें 5 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, इंटर करें, को पेस्ट, हो गया। ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड के यहाँ पर आप देखेंगे 8 कैरेक्टर्स हैं, तो राइट का टेक्स्ट ये हो गया, कोमा 8 कैरेक्टर्स, एंड देन कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स इट। समटाइम हमें जो सेंटेंस दी हुई है उनके वर्ड्स में कितने लेटर्स हैं उनको काउंट करना होता है। इसके लिए हम लोग लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं, LEN लेन, रेफरेंस दीजिए एंड इंटर। 44 इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं। दोस्तों अब हम डेट फंक्शन पे काम करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेट्स को। मैंने पहले भी बताया कि जो भी डेट रिप्रेजेंट करती है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है एक्सेल के अंदर में, हम उसको सिर्फ देखते, जो फॉर्मेटिंग है उसको डेट के हिसाब से करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँगा 1 जनवरी 2021, तो ये एक्चुअल में एक नंबर होगा। यहाँ पर आप इस पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, अंडू कर लीजिए, ठीक है। तो एंट्री करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप चाहे तो इस तरह से डाल सकते हैं या फिर ये फॉर्मेट में आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, किसी भी सेल में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आज की डेट डालना चाहते हैं तो आपको फंक्शन यूज़ करना है टुडे, और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है, सिर्फ टुडे लिखना है और आपको जो ब्रैकेट्स हैं उन दोनों को क्लोज़ कर देना है। और यहाँ पर जो भी आज की डेट होगी, जैसे कि 4 अप्रैल 2021 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की डेट आ गई है। इसके साथ में आपको टाइम भी अगर चाहिए तो आपको लिखना है नाउ, इसका फंक्शन है नाउ।
तो इसमें जो भी टाइम है वो भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। आप इसको कोई एज किसी की कैलकुलेट करनी है करंट डेट में, या फिर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनानी है, वहाँ पर इस फंक्शन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कि या फिर इंटरेस्ट आपको निकालना होता हो किसी शीट में, तो आपको वहाँ पर बार बार डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पर टुडे लिख देंगे, ये फंक्शन को यूज़ कर देंगे, तो डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। कल अगर आप देखेंगे तो ये 5 अप्रैल यहाँ पर आ जाएगा। ये टाइम भी एवरी टाइम चेंज होता रहेगा जब कभी भी आप शीट को रिफ्रेश करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये कुछ फंक्शंस थे। अब अगर हमें दो डेट्स के बीच में डेज़ को निकालना होता है, तो आप सिंपल क्या करोगे, रेफरेंस दोगे, सिंपल प्लस माइनस करोगे और आप यहाँ पर डेज देखोगे। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस दिखा रहा है। अगर आपको नंबर ऑफ़ डेज देखने हैं तो यहाँ पर आपको +1 भी करना पड़ेगा। तो एक साल के 365 डेज जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको नेटवर्क डेज देखने हैं, मानना कि जैसे कि मंडे टू फ्राइडे वर्क डेज होता है, सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं, हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर पीरियड के बीच में वर्किंग डेज निकालने होते हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है नेटवर्क डेज। यहाँ पर स्टार्ट डेट, कोमा, एंड डेट, और अगर बीच में कोई हॉलीडे भी है उसकी लिस्ट को भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोमा अभी हम नहीं दे रहे हैं, और इसको क्लोज कर दीजिए, कंट्रोल एंटर कीजिए। तो इस साल में टोटल जो है, जो वर्क डेज रहे हैं 5 डेज़ के हिसाब से, वो 265 है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये कंपलसरी नहीं है कि कहीं भी सैटरडे संडे ही ऑफ हो, कोई भी दिन वीक का ऑफ हो सकता है। उस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में दूसरा फंक्शन है networkdays.intl। इसमें आप हॉलीडेज़ और वीकेंड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं मैनुअली। तो स्टार्ट डेट, एंड डेट, कोमा, ये हमारे पास में लिस्ट है कि सैटरडे संडे, अगर हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं तो सैटरडे संडे को वीकेंड रहेगा, मतलब छुट्टी रहेगी। मंडे ट्यूसडे संडे ओनली, मंडे ओनली, जैसे कि हम सिर्फ संडे ओनली को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर सिर्फ संडे को हमने रखा है तो 265 आ रहा है। सॉरी, हमने वहाँ पर इंटर नहीं किया कुछ भी। 11 अगर आप लिखेंगे तो देखिए ये डेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। अब हम सीख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर अगर डेट है तो वहाँ से अगर मुझको डे, मंथ या फिर ईयर को एक्सट्रैक्ट करना हो तो क्या फंक्शन का यूज़ किया जाएगा, तो किया जाएगा यहाँ से ईयर। यहाँ से 2019 जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है। मंथ अगर करना है तो सिंपल मंथ, रेफरेंस दे देंगे सेल का। अब देखिए जनवरी आ रहा है। और यहाँ पर डे अगर करना है, सॉरी डेट, तो वो डे अगर करना है तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मंथ आ रहा है वो 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका फॉर्मेट आपको चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आएंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर आपको करना है 4 टाइम m लिखना है। ऐसे ही आप यहाँ पर डे अगर देखना चाहते हैं कि कौन सा संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह से है, तो आप नंबर पे आएंगे, कस्टम पे आएंगे और यहाँ पर आप डे अगर लिख देंगे तो जो ये आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको डेट चाहिए तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट को जो है वो नंबर में करना पड़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमें अलग अलग कॉलम में डेट, मंथ और ईयर दिया हुआ है। हमको एक डेट को बनाना है इसके लिए, तो इसके लिए फंक्शन होता है डेट, ईयर, मंथ और डे। इस तरह से आप एक डेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रेफरेंस किसी दूसरे सेल से लेते हुए। अब हम कंडीशनल एनालिसिस पे आते हैं। कंडीशनल एनालिसिस में हम लोग इफ़ एल्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें होता क्या है कि इफ़ में हमें चेक करना होता है कि क्या कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही है। उसके बेसिस पे हमें जो रिज़ल्ट आता है उसको हम लोग लेके आते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक सेल्स का डाटा है। यहाँ पर 2 सेल्स चैनल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन है तो डिस्काउंट 5% होता है, अगर ऑफलाइन है तो 2% होता है। सिंपल। हमको यहाँ पर 2 और 5 लिखना है। एक तो तरीका ये है कि हम इसको फ़िल्टर करके मैनुअली लिख दें। एक दूसरा है हम यहाँ पर फंक्शन को यूज़ करें, कंडीशनल को। तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्काउंट। इफ़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर आर्गूमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी पढ़ेंगे तो चेक इफ़ वेदर ए कंडीशन इज़ मेट एंड रिटर्न 1 वैल्यू इफ़ ट्रू
अनदर वैल्यू इफ़ फॉल्स। वेरी आसान। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देना है, जो पहला आर्गुमेंट है वो हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें कि लॉजिकल को देखा जाए। अब हम लॉजिकल क्या चाहते हैं कि क्या जो D2 की वैल्यू है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अगर वो ऑनलाइन है तो डिस्काउंट, मतलब कि ये जो लॉजिकल वैल्यू है ये ट्रू हो जाती है, तो हमारा जो पहला रिजल्ट है 5% होना चाहिए, और नहीं हो रही है तो वो 2% होना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे यहाँ पर इसका, और इक्वल्स टू लिखेंगे, इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमास में हम लोग लिखेंगे ऑनलाइन। सो फंक्शन टेस्ट करेगा कि क्या D2 की वैल्यू ऑनलाइन है। ये हमने एक कंडीशन लगा दिया, इक्वल्स टू लगा दिया। मैंने आपको बताया ना था ऑपरेटर्स में इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू का लगाएंगे, कोमा। अगर वैल्यू ट्रू होती है, ऑनलाइन है, तो 5% डिस्काउंट होना चाहिए, एल्स 2% डिस्काउंट होना चाहिए। यहाँ पर हमने जो है, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, इफ़ दिस वन इक्वल्स टू ऑनलाइन कोमा वैल्यू ट्रू देन 5% कोमा 2%। इसको क्लोज करें, कंट्रोल इंटर। देखिए 5% आ गया। इसको हम चेंज कर लेते हैं फॉर्मेटिंग से, और यहाँ पर हम जैसे डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ भी हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं, डेटा पे आएँ, फ़िल्टर पे क्लिक करें, और यहाँ से हम ऑफलाइन को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सभी में 2% ही आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर 5% आएगा। यहाँ से हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, 5% आएगा। ये हमने सीखा अगर टेक्स्ट की वैल्यू है। अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू से। हमें करना है यहाँ पर कि अगर ये 100 से कम है ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर गुड आ जाए, और ज़्यादा है तो बैड आ जाए। जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो गुड और बैड, अब इसको हम फ़िल्टर को हटा के दोबारा फ़िल्टर लगा लेते हैं ताकि वो पूरे डाटा को कंसिडर कर सकें। फिर से यूज़ करेंगे, इफ़ दिस वन इज़ ग्रेटर दैन 100 देन गुड, अदरवाइज बैड, और एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहते हैं आप इसको पेस्ट कर लीजिए। अब इन वैल्यूज़ को हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये सभी वैल्यूज़ 100 से ज़्यादा होंगी तो गुड आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं बैड को सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे के सारी जो यूनिट प्राइस है 100 रुपीज़ से कम होगा। तो इस तरह से आप कंडीशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं इफ़ फंक्शन के थ्रू। दोस्तों सम टाइम हमें कंडीशनल में सम करना पड़ सकता है। अभी तक जो हमने देखा था इफ़ का जो यूज़ किया था उसमें तो हमें वैल्यू ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे निकालनी थी कि कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ एक कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमें सम करना होता है। जैसे कि यहाँ पर कंट्री वाइज डाटा है, कंट्री है, ईयर है और जीडीपी है। तो इसका मेरे को चाहिए कि हर एक कंट्री का टोटल जीडीपी कितना है। ये सभी ईयर्स को हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको कॉपी करते हैं सभी और एक नई शीट में आते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, वैल्यू पेस्ट कर लिया, और डेटा पे आएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट्स को डिलीट कर देंगे। ये सभी कंट्रीज़ हमारे पास में आ गई हैं जो कि सिंगल हैं। अब इनको हम कॉपी करेंगे, वापस से शीट में आएंगे और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इनको फिट कर लिया। फिट करने के बाद में अब हमको सम इफ़ का यूज़ करना है, इक्वल्स टू सम इफ़। रेंज देना है सबसे पहले कि किस रेंज को में हमको फंक्शन लगाना है। तो हमें लगाना है यहाँ पर पूरा का पूरा बी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कोमा देन क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जो भी वैल्यू ऑस्ट्रेलिया होगी वो होना चाहिए यहाँ पर। देन कोमा, सम किसको करना है, इस रेंज को करना है, और इसको क्लोज कर दीजिए और कंट्रोल+ एंटर कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया का जितना भी जीडीपी है वो यहाँ पर आ गया। इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप। ईजिली हमने फाइंड आउट कर लिया कि फ्रांस का जीडीपी कितना है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आप यहाँ पर जो हमने
दिए थे, पूरी की पूरी रेंज दी थी। अगर आपको पूरा रेंज नहीं देना है तो किस तरह से करेंगे वो हम एक बारी देख लेते हैं कि पूरा कॉलम सेलेक्ट ना करके हमको आधा आधा ही करना है या पार्शली करना है कॉलम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम इफ़, रेंज देंगे हम, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे कीबोर्ड के थ्रू, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे B3 से B212 तक सेलेक्ट हो गया है। देन F4 प्रेस करेंगे, देन कोमा प्रेस करेंगे एंड देन क्राइटेरिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया ले रहा है। देन कोमा प्रेस करेंगे एंड देन हम आएंगे रेंज GDP पे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की F4 प्रेस कर देंगे इस बार भी और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। वैल्यू बिल्कुल सेम आएंगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ यही रहेगी कि यहाँ पर रेंज हमने डिफ़ाइन कर दी है, यहाँ पर हमने रेंज जो है डिफ़ाइन नहीं की थी। इसके आगे भी अगर हम लोग फर्दर डाटा को एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाएगा। तो ये है सम इफ़। इसमें ही हमारे पास में फर्दर अगर मुझे कंडीशन ऐड करनी होती है कि मुझे ईयर भी चाहिए, पर्टिकुलर ईयर, तो उस कंडीशन को भी हम लोग कर सकते हैं। सिंपल तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे किसी दूसरी शीट में और यहाँ से डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटा देंगे। तो टोटल मेरे पास में जो साल हैं वो टोटल 10 ईयर्स हैं। और वापस से शीट में आके हम लोग यहाँ पर इंटर कर लेंगे। इस बार जो कंट्री हैं हम यहाँ पर एक लिस्ट बना देते हैं इन सभी की। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ से आएंगे हम लोग डाटा, देन डाटा वैलिडेशन और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करेंगे कोमा। अब यहाँ पर ये लिस्ट बन के आ जाएगी जितनी भी हमारे पास में कंट्रीज़ हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलर तरीके से हम लोग ईयर्स के लिए एक लिस्ट बना लेंगे, डाटा वैलिडेशन, देन लिस्ट, यहाँ पर आएंगे और इन सभी साल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे एंड देन ओके। तो ये मेरे पास में ईयर आ गया। अब तो कंडीशन मुझे यहाँ पर चेक करना है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सम इफ्स का यूज़ करेंगे। सम रेंज क्या करना है, अब पहले मुझे यहाँ पर देना है कि कौन सी रेंज मुझे देनी है जिसको सम करना है। तो ये सेलेक्ट करेंगे हम लोग और F4 करके इसको फिक्स कर देंगे, कोमा। देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया की रेंज कहाँ पर है, ये क्राइटेरिया की रेंज है, F4 कर देंगे, कोमा। और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो कंट्री रहेगी, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन कोमा। देन सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, सेकंड क्राइटेरिया ईयर्स का होगा, इसको F4 करके फिक्स कर देंगे, कोमा। और यहाँ से हम लोग क्राइटेरिया की जो कंडीशन है वो रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही कितनी भी कंडीशन होंगी हम आगे बढ़ा सकते हैं, इंटर कर दीजिए। तो अब यहाँ से आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का 2000 में जो GDP था, ये देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर डाटा आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं बेल्जियम का 2000 का डाटा कहाँ है, फ्रांस का, यहाँ से आप लोग ईयर चेंज कर सकते हैं, डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप सम और सम इफ का यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल एनालिसिस के लिए। फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं फ़िल्टर ऑप्शन के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही यूज़फुल है डाटा को एनालाइज करने के लिए। आप देखेंगे मेरे पास में जो है 10,000 डाटा है, 10,000 रोज़ ऑफ डाटा है, सेल्स से रिलेटेड है। इसमें सभी तरह के वैल्यूज़ हैं, टेक्स्ट है और डेट्स हैं, अमाउंट है, कैलकुलेशंस हैं, सभी तरह का डाटा मेरे पास में है। तो इसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे फ़िल्टर के थ्रू, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो पूरे के पूरे कॉलम्स सेलेक्ट हो जाएंगे। देन आपको डाटा में आना है और यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया फ़िल्टर का। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको डेट वाइज फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी ईयर्स यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे और सेलेक्ट ऑल टोटल ऊपर लिखा हुआ है, आपको वहाँ से अनटिक कर देना है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का डाटा ही आपको सिर्फ देखना है तो 2017 का आप सेलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। अब जो भी डाटा आप देख रहे हैं ऑर्डर डेट 2017 की है, वही आप देख पा रहे हैं। अब आपको सिर्फ ऑफलाइन का डाटा देखना है तो आप सेल्स चैनल पे आएँ, यहाँ से क्लिक करके ऑनलाइन पे क्लिक करें, ऑफलाइन का डाटा ही आएगा। फर्दर आपको फ़िल्टर करना है कि ऑर्डर जो प्रायोरिटी है वो कितने प्रकार की है, 4 तरह की है। हमें सिर्फ जो
सी लिखा हुआ है जहाँ पर ऑर्डर प्रायोरिटी सी है, सिर्फ वही सेलेक्ट करना है। अब फिर से आप करना चाहते हैं कि मेरे को एक पर्टिकुलर कंट्री का ऑर्डर ही दिखाई दे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बहरीन के जितने भी ऑर्डर्स हैं वही मुझे दिखाई दें, तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर हैं 2017 में ऑफलाइन के। तो इस तरह से आप डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अनफिल्टर करने के लिए आपको सिंपली डाटा पे आना है और क्लियर पे क्लिक कर देना है, सारे फ़िल्टर्स हट जाएंगे। अगर आपको फर्दर डेट्स देखनी है, यहाँ पर प्लस पे साइन कीजिए, पहले ये मंथ वाइज रहेंगी, फर्दर आप प्लस पे साइन कीजिए, ये डेट आ जाएगी। एक पर्टिकुलर डेट के कोई भी ऑर्डर्स आपको चेक करने हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही आप ऑर्डर वाइज कर सकते हैं। पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपके पास में है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप उसको, और जो भी उससे रिलेटेड होगी अगर यहाँ पर होगी तो वो आ जाएगी और एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही आप देख पाएंगे। क्लियर कर दीजिए। अमाउंट को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल कि 47.45 अमाउंट के ऑर्डर्स टोटल कितने हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक वैल्यू से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का डाटा है उस पर्टिकुलर कॉलम में, उससे भी हम लोग एडवांस फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि सेल चैनल पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट फ़िल्टर पे आप जाएंगे तो कंडीशंस होंगी इक्वल, नॉट इक्वल, बिगिंस विद, कंटेन और डू नॉट कंटेन, और कस्टम फ़िल्टर भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर कॉलम की जो वैल्यू है वो डेट टाइप है तो जो कि फ़िल्टर है वो डिफरेंट हो जाता है। वो देखिए यहाँ पर कितने ऑप्शंस आते हैं, इक्वल, बिफोर, आफ्टर, ईयर, सम, कौन सा डेट है। और अगर कस्टम फ़िल्टर बनाना है तो आपको यहाँ से कस्टम पे जाके भी कर सकते हैं। ऐसे ही नंबर के लिए मेरे पास में डिफरेंट जो फ़िल्टरिंग के ऑप्शंस हैं वो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं पिवट टेबल्स के बारे में। पिवट टेबल एक पर्टिकुलर डाटा से समरी बनाने के काम आता है। जैसे कि ये डाटा आप देख रहे हैं 10,000 रोज़ का डाटा है। इससे आप कुछ लोग कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं कि किस रीजन में कितना सेल हुआ, किस तरह से हुआ, क्या एवरेज रहा, कितना नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आया, कितना अमाउंट था, कुछ भी आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो पिवट टेबल का जो यूज़ है वो डाटा को समराइज़ करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको आना है इंसर्ट, और यहाँ पर ऑप्शन आते हैं पिवट टेबल्स। साथ ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। इस पे आपको नहीं जाना है, आपको पिवट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये रेंज भी दिखाएगा कि किस पर्टिकुलर शीट की कौन सी रेंज आपको आ रही है। अगर ये रेंज ठीक नहीं है, आपके हिसाब से आपने जो भी सेलेक्ट करना चाहते थे वो नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि क्या आप नई वर्कशीट में पिवट टेबल बनाना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग में। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी रिपोर्ट बनाएं वो नई वर्कशीट में बनाएं। ये सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसमें ओके बटन प्रेस करना है। यहाँ पर जो है पिवट टेबल आ गई है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। जो भी हमारे पास फील्ड थी, जो हेडर्स थे, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर फिल्टर, कॉलम, वैल्यूज़ और रोज़, जितनी भी रोज़ आएंगी वो यहाँ पर होगी, कॉलम्स यहाँ पर आएंगे, वैल्यूज़ जो भी यहाँ पर कैलकुलेशंस होंगी वो होगी, और फिल्टर टोटल हमें कोई फ़िल्टर लगाना है तो वो यहाँ पर आएगा। अगर हम इस पिवट टेबल से अलावा किसी दूसरी जगह पर कोई सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन को देख रहे हैं हट जाएंगे। अब फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो हेडर्स हैं इनको सबसे पहले आप, जैसे हम चाहते हैं कि कंट्री वाइज टोटल ऑर्डर्स कितने के हुए वो हमें पता चले, तो आपको माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है रो में। यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ थी वो एक एक बार लिखी आएगी, रिपीट नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, रिपीट नहीं होगी, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है। अब मुझे टोटल यूनिट्स जितनी भी सेल हुई हैं वो पता करनी है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ में लिख दूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सम का फंक्शन लगता है, ये वैल्यूज़ सम हो जाती हैं अगर नंबर है। अगर ये आपको चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, वैल्यू फील्ड पे जाएं और यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि टोटल अफ़गानिस्तान में कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स, सम नहीं है, ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आप कह सकते हैं, काउंट हुई हैं। जो एक सेल की वैल्यू है वो काउंट हो रही है। ठीक है, इसको वापस से आप सम कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। तो इतने के ऑर्डर्स आपको अफ़गानिस्तान और यहाँ से आए हैं। ये टोटल जितने भी साल हैं वो आए हुए हैं। अब अगर आप ऑर्डर की डेट को यहाँ पर डाल देते हैं कंट्री के बाद में, तो यहाँ पर सभी की, ये देखिए ईयर वाइज ये ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाएगा और यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। अगर आपको क्वार्टरली देखना है, डेट वाइज देखना है,
तो ये ईयर्स को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्वार्टरली को हटा देता हूँ क्योंकि क्वार्टरली डाटा हमें नहीं देखना है, लेकिन कभी कभी हमको डेट वाइज देखना पड़ सकता है, तो इसलिए आप डेट को रहने दीजिए। फर्दर आपको अगर ये फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ से भी आपको सही से पता नहीं चल पा रहा है अफ़गानिस्तान के 2010 में कितना आया, 11 में कितना आया, तो ये जो डेटा का व्यू है वो ठीक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ईयर्स को उठाएंगे और कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर रह जाएगा ईयर्स, सॉरी मंथ वाइज आ जाएगा फर्दर कि किस अफ़गानिस्तान में 2010 में जैन मंथ में कितना सेल हुआ, ये मंथ वाइज डाटा आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये मंथ वाइज डाटा भी आपको दिखाई ना दे तो आप ऑर्डर डेट को यहाँ से हटा दीजिए। अब आपको ईयर वाइज डाटा यहाँ से आपको दिखाई देगा। इसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे कॉलम पे जाएंगे तो आप यहाँ से 2010 का डाटा ही देखना चाहते हैं या फिर मल्टीपल ईयर्स का आप डाटा देखना चाहते हैं तो उनको सेलेक्ट कीजिए, वही आपको दिखाई देगा। अगर इस फिल्टर को आप हटाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से क्लियर फिल्टर हटा दीजिए, सभी डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से ही आप रोज़ को भी फ़िल्टर कर सकते हैं। लेबल फ़िल्टर हो सकता है, ये वैल्यू फ़िल्टर हो सकता है। इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो हम आपको आगे ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, वहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो होपफुली गाइस एक्सेल का ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। हमने पूरी कोशिश की है, इसमें सभी बेसिक लेवल पे जो भी रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है मार्केट में या ऑफिस में काम करने के लिए, वो यहाँ पर सब कुछ कवर किया है। आप इसमें फ़र्दर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह से हम आपकी और सहायता कर सकते हैं, अच्छे वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।